तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी बहुत जोर जोर से चिल्ला के बेड पर अपने जोर से कानों को बंद करके रो रहा था और कह रहा था कि मुझे उससे बचा लो। अंडरग्राउंड की जो मॉन्स्टर है वो मुझे नहीं छोड़ने वाली, वो मुझे जान से मार देगी, प्लीज कोई मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ। इस बंदे का नाम होता है डुक रूवेलाइट। ये इतना ज्यादा इसलिए घबराया हुआ था क्योंकि 10 साल पहले जो इसके साथ घटना घटी थी वो आज तक ये भूल नहीं पाया। इसकी सेकंड वाइफ ने जिस लड़के को जन्म दिया था वो एक हेलुसिनेशन की बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उसे याद आता है कि उसकी सबसे बड़ी बेटी रेना रूबेलाइट जो कि 8 साल की थी, लेकिन उसके पास एक अनोखी सी मैजिक थी जो कि थी ब्लैक मैजिक, या फिर ऐसे कह सकते थे कि वो एक कर्ज से जूझ रही थी और जिस किसी चीज पर भी वो हाथ रखती थी वो जल के राख हो जाता था। 10 साल पहले उसे अंडरग्राउंड कैद कर दिया गया ताकि वो कुछ भी चीज को छू ना पाए और सारी चीजें सेफ रहे, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई वस्तु, सारी चीजों से उसे वंचित रखा गया। लेकिन अब डुक रूवेलाइट को ये चिंता सता रही थी कि यह बात कोई बाहर वाले को पता ना चल जाए, इसलिए इसे सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता रहा, हमें रेना को बुलाया जाता है। जब रेना उस कैद से बाहर आती है तो सारे लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो रस्सी से बंधी हुई थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी से एक ब्लैक मैजिक की ऑरा बाहर आ रही थी। इसका चेहरा देख कर डुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है और अपने नौकरों से कहता है कि जल्दी से उसे कैरेज में ले चलो, मैं इसका चेहरा जब भी देखता हूँ मेरा मुंह बंद हो जाता है। बहुत दिन पहले एशियन टाइम में ग्रेस एम्पायर के बारे में एक भविष्यवाणी की गई थी। जब डीमन किंग गुस्से में आएगा तब उसकी डार्क ऑरा पूरी दुनिया में फैल जाएगी और तब से डीमन किंग का राज शुरू होगा। रेना जब उस कैद से बाहर आ रही थी उसकी पूरी बॉडी से एक डार्क ऑरा बाहर निकल रही थी जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। जहाँ पर भी हाथ रख रही थी वो सारी चीजें जल के राख हो जा रही थी। सारे लोग देख के घबरा जाते हैं और सबको लग जाता है कि हाँ वे ही डीमन किंग है। अब ये देख के सारे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं और सबको लगने लगता है कि हाँ सच में यही डीमन किंग है, क्योंकि जो कुछ भी रेना छू रही थी वो सारी चीजें राख में तब्दील हो जाती थी। सारे लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी अगमैंग डरते हुए पीछे की तरफ जैसे बढ़ती है उसके हाथ में एक स्टैचू लगता है जिसे वो डर के मारे रेना के ऊपर फेंक देती है, लेकिन रेना उस स्टैचू को डॉज कर लेती है जिसे देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। रेना इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी से और भी ज्यादा आग निकलने लगती है। ये देख कर डुक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो कहता है कि अब तो सब खत्म हो गया, जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी सारी चीजें वैसी ही हो रही है, अब हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएंगे। रेना सामने तरफ इशारा करती है और कहती है ये सब चीजें मुझे बिलोंग करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कैरेज में दिखाया जाता है कि बहुत सारी चीजें लोडेड है। यहाँ पर कुछ नौकर आते हैं और रेना को बोलते हैं कि जितनी सारी चीजें तुमने बोली थी सारी चीजें हमने कैरेज में लोड कर दी है। लेकिन तभी रेना डुक की तरफ घूर के देखती है और उसकी ओर बढ़ने लगती है जिसे देख कर डुक की तो फट जाती है और वो डर के मारे पीछे की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रेना कहता है कि एटलस मेरी जान को बख्श दो। तभी रेना अपनी पावर से अपनी रस्सी को तोड़ देती है और डुक की ओर बढ़ने लगती है। डुक के पास जाकर वो एक स्माइल देती है और कहती है ये सारी चीजें मेरी चाइल्डहुड की मेमोरी है जो तुमने मुझे नहीं दिया था, इसलिए मैं इन सब चीजों को लेके जा रही हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि रेना कैरेज में बैठ चुकी होती है। सारे लोग एक गहरी आराम की सांस लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली ये खत्म हुआ। हम सब तो डर ही गए थे, हमें लग रहा था कि हम जान से गए, जबकि डुक अभी भी पसीने से लथपथ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीजें खत्म हो रहा है, फाइनली वो आफत मेरे घर से जा रही है। डुक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे भविष्यवाणी की गई थी ठीक वैसा ही हो रहा है। देखा जाए तो रेना के साथ चाइल्डहुड में जैसा व्यवहार किया गया था और जिस तरीके से उसे ट्रीट किया गया था, अगर रेना चाहे तो सबको खत्म कर देगी फिर भी उसका बदला खत्म नहीं होगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेना बिना किसी को मारे यहाँ से जा रही थी, वो भी शांति से। लेकिन तभी यहाँ पर रेना रुकती है और ये सुनकर डुक के साथ सारे उसके साथ ही घबरा जाते हैं। रेना उनको घूरती है और कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है, जिससे सारे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और अब उनको लग रहा था कि अब तो शायद खत्म ही हो चुका है सब कुछ। लेकिन रेना कहती है कि मुझे एक पिलो चाहिए क्योंकि मेरे गर्दन में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिसे सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब फाइनली रेना यहाँ से जा चुकी थी। डुक अपनी मनी मन सोचता है कि मैं दुआ करूंगा कि रेना तुम इस दुनिया से खत्म हो जाओ, इस दुनिया से गायब हो जाओ ताकि तुम कभी दिखो ना। जबकि रेना को दिखाया जाता है जो कि उसी स्टैचू को लेके बड़े आराम से उस कैरेज में सो रही थी, जबकि हम देखते हैं कि जो कैरेज को चला रहा था वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो कह रहा था कि मुझे कहा गया है कि अगर मैं रेना को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा तो मुझे बहुत बढ़िया एक इनाम दिया जाएगा। वो घबराते हुए कैरेज को चला रहा था, लेकिन तभी उस कैरेज से बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर आ रही थी जिसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि एक ब्लैक मैजिक थी। वो घबराते हुए पीछे को मुड़ के देखता है और कहता है कि रूमर सच हो रहा है, वो जो डीमन किंग है वो वापिस आ गया फिर से। अब वो उस जगह पर बहुत ज्यादा डर रहा था और जैसे वो कैरेज को मुड़ के देखता है तभी वहाँ से एक हाथ बाहर आती है जो कि रेना को होती है, लेकिन अचानक से हाथ बाहर आने के कारण वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब रेना उसे बाहर लेके आती है, उसे जमीन पर लेटा देती है और वो कह रही थी कि मैंने इसे फिर से डरा दिया, लगता है कि मैंने इसे फिर से डरा दिया, लेकिन ये मेरी गलती थोड़ी ना है।
मैं तो बस इससे थोड़ी सी बातचीत करना चाहती थी और इसलिए मैंने लाइटली इस कवर को ओपन किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह फट जाएगा जोर से। जिसके बाद अपनी हाथों को देखते हुए कहती है कि सीरियसली 1 मंथ से ज्यादा होने वाले हैं और अभी तक मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। जिसके बाद वो हमें बताती है कि रेना रूबिलेट एक गेम कैरेक्टर है जिसकी पावर थी लव, और लव के पावर ने उसे बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया और कोई भी दूसरा पावर यहाँ पर नहीं था। लोग इसे बेवजह एक अलग पावर का नाम दे रहे थे, लेकिन ऐसा सच में कुछ भी नहीं था। अब वो हमें बताती है कि तुम सबको लग रहा होगा कि मैं इस कैरेक्टर में कैसे आ गई और मेरे पास ऐसे पावर कैसे आ गया। तो बात आती है गरीब परिवार की, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे। जिस परिवार में बहुत सारे बच्चे होंगे और कोई भी नौकरी नहीं करता होगा, वहाँ पर खाने के लिए बहुत ज्यादा लाले पड़े होते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी, सबसे छोटी बेटी, और बहुत ज्यादा बीमार रहती थी और मुझे हॉस्पिटल का खर्चा भरने के लिए भी मेरे पास कोई भी पैसे नहीं थे। इलाज करने के लिए ना कोई पैसा और ना ही कोई होप। मैं दिन ब दिन और भी ज्यादा बीमार पड़ती गई और ऐसे करते करते मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई। मुझे अब अच्छा लगने लगा क्योंकि मैं गॉड के ऊपर गुस्सा करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं तब बहुत ज्यादा खुश हो गई जब मेरा अंत आ चुका था। मैं बहुत ज्यादा खुशी थी कि अब मुझे ये सब सहना नहीं पड़ेगा। जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड और अकेलेपन था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं इसी तरीके से डिसअपियर हो जाऊं और कोई मुझे देख ना पाए। लेकिन जब बंद होती हुई आंख मेरी फिर से खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं आफ्टर लाइफ में पहुंच तो नहीं गई। तभी मेरे सामने एक गॉड आता है। गॉड उसे बताते हैं कि तुम कितनी ज्यादा बिचारी हो, तुम्हें अकेले मरने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। यहाँ पर मुझे महसूस हो गया था कि एक गॉड है और वो मुझे मार्गदर्शन करने आया है। लेकिन एक गॉड होने के नाते मैं उन्हें बताना चाहती थी, मैं उन्हें सहज रूप से ये बताना चाहती थी, अगर वो मेरा सच में मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो कम से कम मुझे एक हेल्दी बॉडी दे दे, या फिर मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म दे जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो। अगर मेरी जन्म एक अमीर परिवार में होता तो कम से कम मैं बीमार पड़ती तो मेरे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे होते और मैं इस तरीके से नहीं मरती। लेकिन वो कहती है कि अब छोड़ो, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और अब वो गॉड से पूछती है कि अब मेरा सजा क्या होने वाला है। गॉड को कोसने की सजा, क्योंकि मैं हर टाइम गॉड को कोस रही थी जब मैं बीमार थी। क्या मैं अब हेल में जाऊंगी? ये सच में बहुत ज्यादा पेनफुल लाइफ में, जब तक इसका पूरी तरीके से एंड नहीं हो जाता। लेकिन गॉड उससे कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि तुम फिर से एक बार रिबॉर्न हो जाओगी। रिबॉर्न का नाम सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाती और गॉड को घूरती रहती है। गॉड उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए, जैसी तुम बोलोगी मैं उसी लाइफ में तुम्हें भेज दूंगा। तुम जिस तरीके का डिजायर रखती हो वैसे ही मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसी लाइफ में जैसे तुम चाहती हो, चाहे कंडीशन कोई भी हो। तब वो इस बारे में सोचने लगती है। तब वो कुछ सोचते हुए कहने लगती है कि मैं ऐसा बनना चाहती हूँ जिसे देखकर लोग प्यार जताए, प्यार करे, और जिसे देखकर लोगों को लगे कि हाँ हम सुरक्षित है। लोग उसकी तरह बनना चाहें और उसे बहुत सारा प्यार दे, जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हो और वो सारी चीजों में महारत हासिल कर रखी हो। एक ऐसी पर्सन जो कि दुनिया को बचाए। मैं बस कुछ ऐसा ही होना चाहती हूँ। जिसके बाद वो गॉड को देखते हुए कहती है क्या मैं ऐसी बन सकती हूँ। जिसके बाद वो गॉड को कहने लगती है कि मैं इस तरीके से क्या बन सकती हूँ। गॉड कहता है कि हाँ बिल्कुल बन सकती हूँ, लेकिन किस तरीके का। वो कहती है कि मैं बस मरने से पहले एक गेम कैरेक्टर बनना चाहती हूँ। गेम कैरेक्टर में मैं रिबॉर्न होना चाहती हूँ, एक ऐसा गेम जो कि वर्ल्ड का पावर ऑफ लव गेम कहलाता है। और मैं गेम को उस कैरेक्टर की तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन वो उसका नाम याद नहीं कर पाती। जिसके बाद वो अपने दिमाग पर जो लगा उस कैरेक्टर का नाम सोचने लगती, लेकिन अभी भी उसका नाम उसके जहन में नहीं आता। वो कहती है कि मैं गेम कैरेक्टर का नाम इसलिए याद नहीं कर पा रही क्योंकि जब मैं गेम खेल रही थी उन्होंने अचानक से गेम स्टार्ट कर दिया था, जिसके बाद मैं गेम कैरेक्टर का नाम नहीं देख पाई थी। तभी उसके सामने की स्क्रीन आती है जहाँ पर गेम कैरेक्टर का नाम लिखने को बोला जाता है। तभी उसको उसका नाम याद आ जाता है। वो गॉड को कहती है कि तब वो गॉड को कहती है कि तुम उस गेम को देख सकते हो जिसका नाम होता है द लेवल 999 मास्टरमाइंड डीमन किंग, और उस गेम कैरेक्टर का नाम होता है रेना रूबिलाइट। जबकि वो पूरी बात यहाँ पर बताने वाली थी, लेकिन गॉड पहले ही उसको कह देता है ठीक है मैं तुम्हें इसी जगह पर भेज दूंगा। गॉड उसकी पूरी बात नहीं सुनता, जबकि रेना उसे बताना चाहती थी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर बनना चाहती जिसे सब लोग प्यार करे, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हालातों में भी अपनी विजय को प्राप्त करे और सारे लोगों से प्यार करे, सब लोग उसे प्यार करे, सराहना दे और उसे आदर करे, जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज हो और बहुत सारे प्यार करने का अनोखी अंदाज भी। अब ये पूरी बातें गॉड को बता रही थी, लेकिन गॉड उसके पहले ही बोल देता है कि मैंने तुम्हारी सारी विशेष सुन ली है, तुम चिंता मत करो, अब तुम जाके अपने न्यू लाइफ को एंजॉय करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट तरह हमें देखने को मिलता है ये रेना एक कैद खाने में कैद थी, जहाँ पर वो केज में कैद थी और उसके आसपास बहुत सारे चूहे मंडरा रहे थे, जिसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि गॉड ने एक ऐसी जगह पर भेजा है जो कि मैं अभी भी मरने वाली हूँ। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सेकंड पार्ट के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि रीना एक अंधेरे कमरे में होती है। उस इस अंधेरे कमरे में काफी ज्यादा डर लग रहा था और बाहर की तरफ बहुत तेजी से बिजली चमक रही थी।
लेकिन जब वो अपना हाथ नीचे रखती है तब उसे पता चलता है कि नीचे की तरफ तो बहुत सारे कॉकरोच है, जिसे डर के वो फटाफट उठ के दीवार में चिपक जाती है। अब वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि डर के मारे वो कांप रही थी। जबकि वो सोचती है कि इस सिचुएशन में उसने खुद को अपने आप डाला है, तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचना पड़ेगा। और ऊपर से बाहर की तरफ बिजली इतनी तेज चमक रही थी जैसे कि इस दुनिया को खाई जाएगी। लेकिन वो सोचती है कि सब कुछ अगर गेम के मुताबिक चल रहा है तो रीना को बाहर निकालने के लिए जरूर कोई यहाँ पर आएगा और कोई ना कोई रीना को बाहर निकाल देगा। लेकिन गेम के मुताबिक अगर रीना इस जगह से बाहर निकल गई तो दुनिया में फिर से अंधकार छा जाएगा। लेकिन रीना कहती है कि ऐसा वो होने नहीं देना चाहती, इसे कुछ ना कुछ अलग सा करना पड़ेगा, जो कि वो करके रहेगी। वो सोच लेती है कि इस कैद से बाहर निकलने के बाद वो बहुत सारे पैसे कमाएगी और गेम में ही अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रीना इस आदमी को देख रही थी जो कि अभी भी बेहोश था। वो कहती है कि इतना सब कुछ हुआ इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो ताकि मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूँ, लेकिन इसको देखो, अगर यहीं पर मर गया तो मेरा तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रीना उस आदमी को उठाने लगती है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो आदमी अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलता है, जबकि रीना उसे एक भयानक तरीके से लुक देके उठा रही थी, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और रीना के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। वो घुटनों के बल गिर के रीना से माफी मांगने लगता है और कहता है कि उसे खेद है कि वो रीना का अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये वो रीना उसे मना करती है और कहती है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो बस जानना चाहती थी कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन वो ओल्ड आदमी और ज्यादा घबरा जाता है और रीना से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि आप जैसा कोई मेरे बारे में चिंता करे। लेकिन रीना इस बात पर चिढ़ जाती है और कहती है कि मेरे जैसे का क्या मतलब है। लेकिन उस बातों को काटती है और कहती है कि छोड़ो ये सब बातों को, जल्दी से कैरेज को स्टार्ट करो। जिसके बाद कैरेज स्टार्ट होता है, ये लोग जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि रीना कैरेज में बैठी होती है और उसे बहुत ज्यादा बोरियत फील होती है, इसलिए उस ओल्ड आदमी से पूछती है कि अभी वो लोग कहाँ तक पहुँचे। इस बात से भी वो ओल्ड आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए रीना से कहता है, अभी वो लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन तक पहुंचने वाले हैं, रीना को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। जबकि रीना कैरेज में बैठ के सोच रही थी कि टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल बस अमीर और रॉयल लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनको मुझसे छुटकारा पाने की कितनी जल्दी है जो मुझे इस चीज का इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसा डीमन की हूँ जो कि इस दुनिया को खत्म करने वाली हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ भी। उनको मुझसे नहीं डरना चाहिए था, लेकिन कुछ भी हो, मैं तो थी उनकी बेटी ही, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद ये हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अपनी डेस्टिनी तक लगभग पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर गार्ड उनकी पेपर को देख रहे थे। रिक्वेस्ट के मुताबिक गार्ड उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ तक जाने के लिए पास हो गए हो क्योंकि डूक रूबेलाइट की तरफ से एक फॉर्मन आई थी। जबकि रीना अपने कैरेज से पर्दा हटा के देखती है इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को, कहती है कि मैंने जितना सोचा था और मैंने अपनी आप में जितना महसूस किया था, ये टेलीपोर्टेशन स्टोन बहुत ज्यादा अच्छा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या मैं अब सच में गेम की दुनिया में दाखिल हो चुकी हूँ। जबकि थोड़ी देर बाद में वो टेलीपोर्टेशन स्टोन में एंटर कर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। उसकी आंखें इतनी ज्यादा चमक रही थी कि वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है और कैरेज से बाहर निकलती है, तब उसे देखने को मिलता है कि बर्फ में ढके हुए एक बहुत बड़ा महल। उसको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता। वो कहती है कि ऐसा भी जगह हो सकता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये ओल्ड आदमी जो कि कैरेज को चला रहा था बाहर निकलता है और एक पर्ची को देख के पढ़ने लगता है। वो कहता है कि हम लोग एक मेंशन में आ चुके हैं जो कि एप्सी कहलाता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और इस विलेज का नाम है आइस विंटर स्नो विलेज। ये बिल्कुल सही जगह है, तुम सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुकी हो। जो सुनकर रीना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे अब इस विलेज की कहानी बताई जाती है कि इस एम्पायर को स्थापन किया था ग्रेट एंड फर्स्ट ड्यूक ने, और इस साम्राज्य और इस एम्पायर को पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही सब लोग रक्षा करते आ रहे हैं। 1000 सालों से भी ज्यादा हो गया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी फैमिली इस विलेज की रक्षा कर रही है। के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिस एबिलिटी का यूज करके वो इस स्नो विलेज को अपनी ताकत से सुरक्षा कर रहे हैं। ड्यूक विंटर स्नो फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी इस नॉर्थ ईस्ट का हमेशा से रक्षा करते आ रही है। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है, अचानक से एक दिन एक डीमन किंग आया और इस पूरे साम्राज्य को अपने कर्ज से श्रापित कर गया। डीमन किंग के श्राप की वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर आने लगे, वो भी हाई लेवल के मॉन्स्टर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते थे। और इस एम्पायर को बचाने के लिए डूक और डुचेस अब नहीं रहे। लेकिन इस लड़ाई में उनके परिवार का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम रोस्टेन था, वो सरवाइव कर गया था। बहुत साल पहले की भविष्यवाणी के अनुसार डुकार फैमिली को नष्ट करने और उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले डीमन किंग ही आएगा। लेकिन वहाँ का प्रधान सेनापति रोस्टेन से माफी मांगते हुए कहता है कि आपके परिवार जो सालों से सदियों से डुकार फैमिली की रक्षा करते आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि डीमन किंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसके सामने इसकी कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए वो यहाँ पर हार मानता है और रोस्टेन के सामने अपने घुटनों पर झुक के माफी मांगता है।
रोज से कहता है कि तुम्हारी फैमिली जैसे सदियों से डुकाल फैमिली की रक्षा करती आ रही है वैसे ही तुम करो, और हो सके तो प्लीज नॉर्थ का प्रोटेक्ट करो। अब यहाँ पर रोस्टन इस बात पर सोचने लगता है कि बहुत साल पहले जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार डीमन किंग को होना चाहिए, और डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक बात तो है, आज तक कोई भी उसका एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगाया पाया। यहाँ तक कोई भी उसको देखा नहीं है और ना ही किसी ने उसकी आवाज सुनी है। क्या वो सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या फिर एक मिस्ट्री है जो कि सच में किसी को नहीं पता आज तक। लेकिन ये एक बात तो तय है, मैं हाई प्रीस्ट की करी हुई भविष्यवाणी पर कभी भी शक नहीं करूंगा। मुझे हमेशा पर उस पर भरोसा था। ये बात रोस्टेन अपने माता पिता के ग्रेव के सामने बोल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट उतर हमें दिखाया जाता है। रोस्टेन अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, तभी यहाँ पर डूक चिल्लाते हुए कोई आता है और आके रोस्टेन से कहता है कि हमें एक फरमान मिली है। वो ओल्ड आदमी डूक से कहता है कि हमें एक जानकारी मिली है कि नॉर्थ की तरफ से एक मॉन्स्टर आया है और अब वो मॉन्स्टर हमारे मैंसन एफसी में रह रहा है। रोशन अपने मन में सोचता है कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच में सच होने वाली है। जिसके बाद वो वहाँ से उठता है और कहता है तैयारी कैसी है। वो आदमी कहता है कि तैयारी सब फुल है, सब कतार पर खड़े हैं और यहाँ पर जाने के लिए सब रेडी है, बस आपकी मंजूरी की आदेश है। डूक यहाँ से उठता है और कहता है कि चलो ठीक है, फिर जल्दी से एफसी के लिए निकलो। जबकि उसकी आंखों में बदले की चिंगारी चमक रही थी और वो कहता है कि अब की बार मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और इसी के साथ सेकंड चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। जिसके बाद सीन फिर से रीना की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर रीना उस एफसी को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है। वो कहती है कि जैसा इसका नाम है ठीक वैसा ही मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे जम को मारने के लिए भेजा गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं अगर रहूंगी तो मैं जम के यहीं पर फ्रीज होकर मर जाऊंगी। और वो बुदबुदाने लगती है कि उस ब्लडी डूक को मैं तो जिंदा नहीं छोड़ने वाली। कमीना डूक रिवेलाइट और गुस्से के मारे अपनी पूरी बॉडी का एनर्जी बाहर निकाल देती है। लेकिन जब वो पीछे और मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि वो जो ओल्ड आदमी था वो उसकी एनर्जी की वजह से फिर से बेहोश हो जाता है। इसे देखकर वो फिर से घबरा जाती है। वो कहती है कि मुझे तो मालूम ही नहीं चला, जब मैं गुस्सा होती हूँ तब मैं ओवर पावर हो जाती हूँ और मेरे गुस्से की जो पावर होती है वो ओवरलोड हो जाती है। इसलिए बंदा ये बुढ़ा वो फिर से बेहोश हो गया, अब मैं इसका क्या करूँ। जिसके थोड़ी देर बाद ये में दिखाया जाता है कि रीना उस ओल्ड आदमी को अपने कंधे पर लेकर दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। उस मेंशन का दरवाजा को खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो फ्रीज हो चुका था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा ठंड थी, ऊपर से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से उसने दरवाजे को पकड़े हुए था, उसकी जो कर्ज वाली एनर्जी थी वो बाहर आ रही थी, जिस वजह से वो दरवाजा धीरे धीरे पिघलने लगा था। इसलिए वो सोच रही थी कि वो अब अपनी पावर को कंट्रोल करेगी, जैसे वो मेंशन में करती थी। अगर उसने अपने पावर के ऊपर कंट्रोल पा लिया तो ये थोड़ा सा आसानी होगी। तभी सीन फास्ट में शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रीना जब फिर से रिबोन होकर उस जेल के अंदर आई थी, तब उसकी पावर काफी ज्यादा होने के कारण वो बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गई थी और उससे अपना पावर कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसलिए वो बैठ कर रो रही थी कि मैं अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करूँ, और आसपास बहुत ज्यादा कॉकरोच थे और इसलिए उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था। तभी उसे गॉड की तरफ से एक मैसेज आता है कि तुम अपनी पावर को कमांड दे सकती हो जिससे तुम्हारा पावर रुक सकता है। इसे वो डर जाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं सोचती और सिस्टम जैसे उसे कमांड दे रहा था ठीक वैसे ही वो कर रही थी। वहाँ पर उसने अपने पावर को कंट्रोल कर लिया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है और काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली वो अपनी पावर को लगभग कंट्रोल कर चुकी होती है। के बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी पावर की मदद से पूरे मेंशन में अपनी कर्ज पावर फैला दिया था, जिस वजह से उसका पूरा मेंशन पर्पल कलर का चमक रहा था। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो आसानी से दरवाजे को ओपन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें देखने को मिलता है कि रीना उस ओल्ड आदमी को जो कि कैरेज को लेके जा रहा था, उस आदमी को बेड पर सुला देती है। जिसके बाद वो पूरे मेंशन को अपनी पावर से मेंशन में सराउंड कर देते हैं, जिससे पूरा मेंशन गर्म हो जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा बात लेती है और वो कहती है कि शुक्र है यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा खाना है, लेकिन वो फ्रीज है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मैं पिघला दूंगी। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर अपने घर जैसा महसूस हो रहा है। ठीक नहाने के बाद वो एक नॉर्मल वुमेन के कमरे में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत तरीके का ड्रेस मिलता है। वो एक ड्रेस को चूज करते हैं जो कि रेड कलर का होता है। वो कहती है कि इसका स्टाइल तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वो नोवेल वुमेन जो कोई भी थी, उसका कपड़े चूज करने का तरीका बहुत ही अच्छा था और उसका स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वो उस कपड़े को पहन लेती है। तो खुद को आईने में देखते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि मैं भिखारी लुक से अब अच्छा खासा लुक में दिख रही हूँ, वरना कब से मुझे भिखारी वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पर ओल्ड आदमी आता है जो कि माय लेडी रीना को बुलाते हुए आता है। रीना उसे मिस्टर कोचमैन बुलाती है। थोड़ी देर बाद हमें जानने को मिलता है कि जो कोचमैन है वो रीना से कह रहा था कि उसे यहाँ से जाना है, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। कोचमैन उसे कहता है कि मेरी बड़ी बेटी और मेरा मदर इन लॉ और घर के सारे मेंबर मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे अपने घर जाना है। इस बात से रीना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर यहाँ से घर गया तो वो कमीना इसे छोड़ेगा नहीं,
क्योंकि गेम के अंदर बताया गया था कि ड्यूक रूबिलाइट ने उन सभी सर्वेंट को मार दिया था जिन्होंने रीना की पावर को देखा था। जाहिर सी बात है कि वो कोचमैन को भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी वो जान से मार देगा, भले ही फ्रीजिंग एरिया से वो बाहर निकल के अपने घर पहुंच गया हो। अगर ये किसी भी तरह से ये ठंडी वाली इलाके से बच के अपने घर चला भी गया तो ड्यूक के हाथों से वो नहीं बचने वाला। तो जाहिर सी बात है कि इसकी लाइफ यहीं पर खत्म हो चुकी है, और ये भी हो सकता है कि उसकी फैमिली ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वो होगी वहाँ पर। यहाँ पर एना को सोचते हुए उसे कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। जबकि ये बोलती है उसकी पूरी बॉडी से कर्ज वाली एनर्जी बाहर आ रही थी। फिर कोचमैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो घुटनों के बल गिर के रीना से कहने लगता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपकी बातों को समझा नहीं। तब रीना उसे बताती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं इतनी बड़ी मैंसन में अकेले कैसे रह सकती हूँ, मुझे एक सर्वेंट की जरूरत है। तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर रह कर मेरा देखभाल करना पड़ेगा जब तक कोई यहाँ पर आकर तुम्हें बचाने वाला जाए। लेकिन यहाँ पर कोचमैन काफी ज्यादा घबरा रहा था। तब रीना उसे कहती है कि चिंता मत करो, तुम जब तक यहाँ पर रहोगे मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए पे भी करूंगी। कि मैंसन में पड़ी हुई सामने सबसे फर्स्ट ड्यूक की मूर्ति जो कि सोने की बनी हुई थी, वो अपनी मैजिक से उसके एक हाथ को काट देती है। वो कोचमैन के सामने रख देती है और कहती है कि इसे उठा लो। कोचमैन इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। रीना उसे कहती है कि ये ड्यूक के हाथ है जो कि सोने की बनी हुई थी, क्या ये तुम्हारे लिए इनफ होगा तुम्हारे काम के लिए। के बाद वो उसे कहती है कि प्लेंडी के फर्स्ट रूम पे बहुत सारा खाना रखा है, तुम्हें खुद की मदद करके सारा खाना बनाना पड़ेगा, और जब तक मैं इस पूरे मैंसन को घूम के एक बार देख लूंगी कहाँ पर कौन सी चीजें हैं। कि हम कोचमैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश लग रहा था, वो इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे रोने लगता है। वो उस ड्यूक के सोने से बनी हाथों को लेकर काफी ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीने के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे जीना था, लेकिन इसने तो मुझे काम पर भी रख लिया जिससे मैं काफी ज्यादा सरवाइव कर सकता हूँ, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आज से ये मेरी मालिक हुई। इसके बाद सीन फिर से रीना की ओर शिफ्ट होता है जहाँ वो पूरे घर को एक बार घूम के देख रही थी। तभी उसके सामने कुछ नजर आता है। जब वो सामने की ओर देखती है तभी उसे पता चलता है ये तो एक स्नोबॉल था, लेकिन वो स्नोबॉल हिल रहा था, उसे लग रहा था कि ये खरगोश है शायद से, लेकिन वो पता नहीं कर पाती कि कौन सी चीज है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 4 की शुरुआत में हम ड्यूक रिवलाइट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ था। वो सोच रहा था कि रीना सच में एक डीमन किंग है। अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया खतरे में है। अगर शांत पूरी दुनिया को बचाने में सक्षम भी हो गए फिर भी लुवलाइट फैमिली उस डीमन किंग के हाथों से नहीं बचने वाली। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो विनाश निश्चित है। टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है कि रीना उस एफसी तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए, अगर एक बार रीना उस एफसी तक पहुंच गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी यहाँ पर डुक फैमिली का वफादार आता है और डुक को बताता है कि रीना एफसी तक पहुंच चुकी है। ये बात सुनकर डुक रूबलेट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो तुरंत ही आदेश देता है कि वहाँ पर एक एशियन को बुलाओ और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो। वो अंदर शॉक हो जाता है डुक रूबलेट को और देखते रहता है, लेकिन डुक रूबलेट उसे कहता है कि इससे पहले कि रीना पागल हो जाए और पूरी दुनिया को खत्म कर दे, सबसे पहले हमें ही उसे खत्म करना होगा। अगर वो इस दुनिया में रही तो ये दुनिया खतरे में आ सकती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रीना को दिखाया जाता है जो कि अपने हार्ट बीट को रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसका हार्ट बीट जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऐसा क्यों, वो बस हमें पता चलने वाला है। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए कहती है कि मेरा हार्ट इतनी जोर जोर से धड़क रहा है जैसे कि अब ये ब्लास्ट हो जाएगा। तभी हमें सामने की ओर दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कोई बर्फीला जानवर होता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है और इसे देखकर ही रीना काफी ज्यादा क्यूट और इसे देख के रीना इसकी क्यूटनेस को हजम नहीं कर पाती, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन ये बर्फीला जानवर जो कुछ भी था वो रीना को देख के काफी ज्यादा इरिटेट होता है और रीना को डराने की कोशिश करता है, लेकिन रीना उससे डरती नहीं बल्कि वो और ज्यादा खुश हो जाती है और उस जानवर को कहती है कि तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर हो, क्या तुम अभी अभी पैदा हुए हो, और अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, काफी ज्यादा क्यूट हो। लेकिन वो रीना से कुछ नहीं बोलता और यहाँ से भाग जाता है। रीना कहती है कि तुम इससे भाग क्यों रहे हो, लेकिन तुम जो कुछ भी कहो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। पता नहीं क्यूटी मॉन्स्टर तुम कौन से मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और काफी ज्यादा क्यूट हो। और वो क्यूट मॉन्स्टर को लेकर सोचने लगती है और कहती है कि एक डीमन किंग होना उतना भी बुरा नहीं है जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा क्यूट पेट्स हो। इतने क्यूट मॉन्स्टर का मास्टर होना एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन है। और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। रीना जब पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे रोस्टन खड़ा था। रोस्टन को देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है और साथ में खुश भी, और कहती है कि इतना हैंडसम कैरेक्टर ही कहाँ से आ गया। तभी रोस्टन उसे बताता है कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर की एरिया में हो, जल्दी से तुम इस मैंसन को छोड़ दो, यहाँ पर रहने लायक नहीं है। तभी रीना उसे टोंट मारते हुए कहती है कि तुम होते ही कौन हो मुझे यहाँ से भगाने वाले, एक तो तुम किसी और के आंगन में खड़े हो, ऊपर से तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओ। फाइनली मुझे बहुत दिनों बाद खुद का अपना घर मिला है और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ यहाँ से, तुम होते कौन हो।
तभी पीछे से रोस्टन के सेनापति उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो रही हो, तुम इसी तरीके से बात नहीं कर सकती। लेकिन रीना यहाँ पर नहीं रुकती और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। लेकिन रीना उन दोनों की बातों को इग्नोर करके उनको धमकाने लगती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे प्रॉपर्टी में खड़े हो और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, ना कि मैं। तब रोस्टन उसे इस बात के लिए कुछ नहीं कहता और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ मॉन्स्टर को शिकार करने के लिए, और जब तक मैं यहाँ पर लौट के आऊँ तब तक तुम यहाँ से जा चुकी होगी। लेकिन रीना उसे कहती है कि तुम चाहे मॉन्स्टर को शिकार करके आओ या फिर ना हो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, इसलिए तुम अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करना बंद कर दो। तब वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर सेनापति उसे कहता है कि मैंने पहली बार कभी देखा है कि एफसी में कोई ऐसा इंसान आया है जो कि यहाँ पर रहना चाहता है। तब यहाँ पर रोस्टन उसे कहता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, ये जगह रहने के लायक नहीं है। लेकिन फिर वो मन में सोचता है क्या ये मेरी इमेजिनेशन है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्या पता ये जगह रहने के लायक हो, क्योंकि मैं इस जगह को देख रहा हूँ कि कब से यहाँ पर बर्फबारी नहीं हो रही है, जगह बिल्कुल गर्म है। जबकि हम रीना को और देखते हैं, रीना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और वो रोस्टन के बारे में बार बार सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि रोस्टन कौन सा कैरेक्टर है और वो इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों है, मैंने गेम में इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। अगर ये हैंडसम बंदा कोई गेम का कैरेक्टर है तो मुझे ये याद क्यों नहीं आ रहा। और ऊपर से उसने मुझे कहा है कि तुम जल्दी से इस मैंसन को छोड़ के चले जाओ, अब बताओ मैं करूँ तो करूँ का। जिसके बाद वो अपने सर पकड़ के बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। जिसके बाद वो सर पकड़ कर रोने लगती है और कहती है कि मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पर अपनी आधी ज़िंदगी यहीं पर बिताऊँ और खुद का इनकम करूँ और खुद के पैसे से मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊँ, लेकिन इसने तो मेरा पूरा प्लान ही बर्बाद कर दिया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है में फिर से दिखाया जाता है कि सेनापति फिर से वापस आ चुका था और इस बार वो अपने हाथों में एक बार लीगल डॉक्यूमेंट्स लेके आता है इस मैंसन को लेकर। और ओरिना को साफ साफ कहता है कि ये हाउस बिलोंग करता है डूक रोस्टेन को और ये नॉर्थ ईस्ट डूकी का मैंसन पार्टनरशिप में बना है। और पार्टनरशिप होने के कारण एक ने बहुत सालों से पार्टनरशिप का टैक्स पे नहीं किया था, जिसकी बदौलत ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूक के पास आ चुकी है। तो यहाँ पर तुम्हें बताया जाता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस मैंसन को खाली कर दो, क्योंकि पार्टनरशिप अब डूक रोस्टन के पास चली गई है। अब ये सुन के तो रीना हक्के बक्के रह जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें डूक रोस्टन को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि वो उस घर को छोड़ने क्यों नहीं वाली। सेनापति कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही समझा, क्योंकि ऊपर से वो डूक रूबलेट फैमिली की प्रिंसेस है, इसलिए उस घर को छोड़ने के लिए मना करी, यानी कि मैंसन वो नहीं छोड़ेगी। डूक रूबलेट उसे बताता है कि छोड़ो जाने दो, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, अगर जंगल से मॉन्स्टर आएंगे तो डर के मारे खुद ब खुद अपने आप ही उस मैंसन को छोड़ के वो चली जाएगी। तब तक तुम इस बात को ध्यान रखना कि गार्ड उसके आसपास रहे और ताकि बाहर के जो मॉन्स्टर है उस पर अटैक ना करे और किसी वजह से वो हर्ट ना हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डूक अपने घर में आता है, अपने कमरे के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि थोड़ी देर पहले रीना के एफसी पर था। रोस्टन से देखते हुए कहता है कि मॉन्स्टर बहुत जल्दी अपेयर हो रहे हैं, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जबकि डीमन किंग सचमुच में अपेयर हो जाएगा और बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे, बस रुक जाओ, ज़्यादा देर तक नहीं है, कुछ देर में ही ये सब होने वाला है। लेकिन मैं सच बताता हूँ, मैं उस डीमन किंग को नहीं छोड़ने वाला, मैं उस डीमन किंग को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा और मेरे अपने ऊपर लगा हुआ कर्ज को भी ख़त्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 5 की शुरुआत में फिर से हमें एफसी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार रीना कह रहे होते हैं कि ये घर तो बहुत ज़्यादा गंदा था, लेकिन शुक्र है कि कोचमैन ने इस पूरे घर को साफ सुथरा कर दिया है और मेरी पावर से ये मैंसन थोड़ा सा गर्म लग रहा है। ये मैंसन इससे पहले काफी ज्यादा गंदगी में था, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत हाँ रहने लायक बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब इस मैंसन का ओनरशिप ट्रांसफर होकर चला गया है नॉर्थ के डूक के पास और यहाँ के वेयर हाउस में ना ही कोई फ्रेश फूड है और ना ही कोई वेजिटेबल। और अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ पर तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शुद्ध वेजिटेबल और फ्रूट के बारे में, क्योंकि नॉर्थ में ये सब चीजें अभी बिल्कुल नहीं हो रहा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रीना मार्केट में गई होती है और इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रही थी कि यहाँ पर फ्रूट और वेजिटेबल की कमी क्यों है। रीना के पूछने पर कि यहाँ का हालात अब ऐसे क्यों है, तब वहाँ की एक लेडी उसे बताती है पहले यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, पहले अच्छे से फसल उगते थे और बहुत अच्छी फसल उगते थे और यहाँ की मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म रहा करता था ताकि अच्छी फसल उग सके। लेकिन अब बहुत ज़्यादा बर्फीली तूफान आती है जिससे अब किसी भी फसल को उगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। रीना तब काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है क्योंकि लोगों ने कहा था कि बर्फीली तूफान और मॉन्स्टर आने के कारण यहाँ पर फसलों को उगाना नहीं जा रहा है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें डूक रूबलेट की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग खाने की टेबल पे बैठ कर खाना खा रहे थे। तभी एक बंदा जो कि रूबलेट के सामने बैठा हुआ था वो डूक रूबलेट से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि भविष्यवाणी भटक रही है,
इस बात को सुनकर डुक रूबलाइट के चेहरे में पसीने पसीना हो जाता है। वो कहता है उस बंदे से, लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि भविष्यवाणी भटक रही है? तब वो बंदा उसे कहता है कि ये जो टाइम है, इस टाइम तक तो डीमन किंग को यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पर डीमन किंग का नामो निशान भी नहीं है। और ये बात सुनकर डुक रूबलाइट और भी ज्यादा घबरा जाता है। तब वो बंदा कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा शायद से कि भविष्यवाणी के मुताबिक जैसे प्रीस्ट ने कहा था कि ये मेरी गलती होगी, क्योंकि देखा जाए तो मेरी पावर यहाँ पर काम नहीं कर रही, मेरी पावर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। तब डुक रूबलाइट इस बात से कांपने लगता है और कांपते हुए आवाज में उसे कहता है कि नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता कि कोई दूसरा केस हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नॉर्थ में अराइव हो या फिर साउथ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो वेस्ट में भी अराइव हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि उसे इसी जगह पर आना है। तब यहाँ पर एक गार्ड आता है और डूक रूबलाइट को बताता है कि विंटर स्नो नॉर्थ का डूक यहाँ पर आ चुका है और उसने कहा है कि उसे आपसे कुछ बातचीत करनी है नॉर्थ की फूड और यंग लेडी के इशू को लेकर। अब ये बात सुनकर डूक के पसीना छूटने लगता है और वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान होता है। जिसका बाद सीन शिफ्ट होता है, देखने को मिलता है कि डूक और वो तीनों यहाँ पर बैठे होते हैं। जब यहाँ पर डुक रोस्टेन डुक रूबलाइट को बताता है कि नॉर्थ की तो फूड स्टोरेज जो काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ डुक रूबलाइट से फूड सपोर्ट के लिए। तब यहाँ पर मिनिस्टर कहता है कि अगर ऐसा है फूड स्टोरेज के बारे में नॉर्थ में अगर नहीं मिल रहा तो इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस पार्ट की ओर बहुत सारी फसल उगाने की जगह है, तो हमें लगता है कि हमें यहाँ पर एक सपोर्ट करने की जरूरत है। डुक रूबलाइट कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम देखते हैं। तभी डुक रूबलाइट मिनिस्टर यानी कि हाइब्रिड से कहता है कि नॉर्थ की तरफ आम लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान भुगतने को पड़ रहा है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आम नागरिकों को इससे बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है, जो कि बेकार चीज है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बातचीत करनी चाहिए और इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए था। तब यहाँ पर हाई प्रीस्ट रोस्टन से कहता है कि उसे आम लोगों के बारे में सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे माफी मांगता है क्योंकि डूक का जो बड़ा भाई है वो काफी ज्यादा खतरे में आ सकता है। अगर बर्फीली तूफान रुक दी जाएगी तो उसकी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। अब ये बंदा कौन है ये तो हमें आगे जाके ही पता चलेगा। जबकि यहाँ पर डुक रोस्टन लूका के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी बात को चेंज करते हुए यहाँ पर हाई प्रीस्ट कहता है तुम यंग लेडी के बारे में क्या कहना चाहते थे। तब इस बात को सुनकर डुक रूबलाइट के पसीने छूट जाते हैं और काफी ज्यादा वो डर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि डुक रोस्टन अपने मैंशन तक पहुंच चुका था और वहां के आम जनता ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि डुक रोस्टन काफी ज्यादा सामान लेके आए थे, यानी कि आम लोगों के लिए खाना पानी लेके आए थे। उसके बाद वो एक सिपाही से कहता है कि सारे खाने गरीबों में बंटवा दो और ध्यान रखे सब में खाना पहुंचना चाहिए एक एक कर कर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सब लोगों को खाना पहुंच रहा था। तब यहाँ पर एक लेडी उस चावल को उठा कहती है कि ये कोई खाने लायक खाना है, इसके अंदर कंकड़ और बहुत सारी मिट्टी है, तुम लोग ऐसा खाना कैसे दे सकते हो कि इंसान के खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इस लेडी का नाम बरूनिका होता है। आसपास के लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था क्योंकि डोग काफी मुश्किल से दूसरी जगह से खाना लेके आए थे, ईस्ट को खाना ला के हमें नॉर्थ की ओर दे रहे हैं, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, कम से कम वो हमें भूखा नहीं रख रहे और हमारे लिए खाना भी दे रहे हैं। तब बरूनिका उनसे कहती है कि मुझे इस तरह की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जीनी, मैं ऐसे जिंदगी नहीं बिता सकती यहाँ पर, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर नॉर्थ को छोड़ के जाने वाली हूँ। इसके बाद वो जगह छोड़ के वहाँ से चली जाती है और किसी से बात भी नहीं करती। जबकि वहाँ पर फिर से रीना आती है और लोगों को बात करते हुए सुनती है कि बरूनिका बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की फसल उगाती थी और उसके क्रॉप्स और वेजिटेबल काफी ज्यादा अच्छे होते थे, लेकिन अब वो काफी ज्यादा हार्ड वर्क हो गई इन सब चीजों से, वो हम सबसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा दुखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीना भी उसकी बातें सुन लेती है और वो बरूनिका की पीछा करती है, जबकि वो और आदमी पीछे से उसको बुलाता है लेकिन उसकी बातें नहीं सुनती। जबकि हमें देखने को मिलता है कि रीना को जाते हुए डुक रोस्टन भी उसे देख लेता है और उसे पहचान भी लेता है कि ये रीना रूबलाइट है। और तब उसे रीना के डैड की बातें याद आती है जो कि डुक रूबलाइट ने कहा था कि वो मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने ये भी बताया था कि चाहे वो भूख से मर जाए या फिर ठंड से मर जाए, हमारी रूबलाइट फैमिली से उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं उसे अपना बेटी नहीं मानता, चाहे वो भूख से मर जाए, ठंड से मर जाए या फिर कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही कभी था। वो आशा करता है कि विंटर स्नो डुक यानी कि डुक रोस्टन उससे केयरफुल रहे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम डुक रोस्टन को देखते हैं जो कि रीना को वरुणिका की ओर भागते हुए देखता है और उसे देखते हुए कहता है कि इसका जो बिहेवियर है वो काफी ज्यादा अजीब है, काफी ज्यादा घटिया औरत है,
क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा शातिर औरत है, इससे बच के रहना पड़ेगा और ये क्या चाहती है यहाँ पर मुझे इसको लिए पता करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है।